हेलो स्टूडेंट्स, ये है एसएससी बोर्ड एग्जाम मैथ्स 1 मार्च 2026 का पार्ट 2 सॉल्यूशन। पार्ट 1 का सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने स्कोरिंग एकेडमी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि आपको एग्जाम में एग्जैक्टली कैसे लिखना है वो भी क्लियर हो जाए। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है। यहाँ दिया हुआ है कंप्लीट एंड राइट एनी वन एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में 2 एक्टिविटीज़ दी हुई होती है, उसमें से हमें कोई भी एक एक्टिविटी सॉल्व करनी पड़ती है, जो भी आपको आती है अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, देखो क्वेश्चन मैं रीड करके बता रहा हूँ, फिर एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया श्रीकर बॉट अ लैपटॉप विद 10% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि श्रीकर नाम का एक पर्सन है जिसने लैपटॉप खरीद के लेके आया है 10% डिस्काउंट पे प्रिंटेड प्राइस के ऊपर। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ दैट लैपटॉप वॉज 50,000. Then 18% GST was charged on discounted price. Find the amount of CGST and SGST. What amount did Shrikar pay? तो यहाँ पे हमको क्या क्या फाइंड करना है देखिए। तो 50,000 का जो लैपटॉप है उस पर 80% जो है GST लगा हुआ है। देन हमें यहाँ फाइंड करने बोल रहा है अमाउंट ऑफ CGST देन SGST, और लास्ट में ये बोल रहा है व्हाट अमाउंट डिड Shrikar पे। तो कितने पैसे उसको लैपटॉप के लिए पे करने पड़े वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है एक्टिविटी के थ्रू। ओके, तो देखो यहाँ पे सोल्यूशन में दिया हुआ है डिस्काउंट इक्वल्स टू 10% ऑफ 50,000। तो हमने यहाँ पे देखो एक्टिविटी जो है लिख चुके हैं ऑलरेडी, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आपको एक्टिविटी जो है जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन से लिखा हुआ है वैसे आपको पूरा एक्टिविटी में लिखना पड़ता है। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, डिस्काउंट इक्वल्स टू 10% ऑफ 50,000। ओके, अब हमको यहाँ क्या करना है 50,000 का 10% सॉल्व करना है, तो हम लोग रफ में कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग 50,000 का 10% सॉल्व करेंगे तो आपको करीब मिल जाएगा ये सॉल्व करने पर। देखो कहाँ पर लिखते हैं इसको, रफ में लिखते हैं यहाँ पे। एक मिनट, एक हम लोग रफ पे ले लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग जो है 50,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे। 10% मीन्स 10/100। यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा 5,000। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 5,000। ओके, यहाँ पे हमको मिल जाएगा 5,000। ठीक है, तो 50,000 का 10% हमको 5,000 मिल गया। उसके बाद में टैक्सेबल वैल्यू ऑफ लैपटॉप। तो टैक्सेबल वैल्यू, लैपटॉप के टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना है। टैक्सेबल वैल्यू का मतलब होता है जिस वैल्यू पर टैक्स लगाया जाता है उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ लैपटॉप जो है क्या करना पड़ेगा 50,000 में से ये जो हमने 10% डिस्काउंट फाइंड किया है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5,000। ओके, 50,000 में से 5,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45,000 जो है टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी। यानी जिस वैल्यू पे टैक्स लगाया जाता है उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं, जो कि 45,000 है। ओके, अब रेट ऑफ GST ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हैं। देखो रेट ऑफ GST 18% दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 18% लिख लेंगे। ठीक है, थर्ड बॉक्स में 18% आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे रेट ऑफ CGST 9% हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी आप देख सकते हैं एक्टिविटी में दिया हुआ है। ठीक है, जो बॉक्सेस है वही हमको प्रॉपर फिल करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ CGST जो है वो 9% हो जाएगा। रेट ऑफ GST हमने 18% ऑलरेडी लिख चुके हैं। देन CGST 9% ऑफ 45,000। अब यहाँ पे हमको CGST निकालना है। ठीक है, 9% किसका, 45,000 का। तो देखो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 45,000 का 9%। तो 45,000 का 9% निकालेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 9%, मतलब यहाँ पे हमको जो बॉक्स में लिखने बोल रहा है हमको 9/100 लिखना पड़ेगा। ओके, 9/100, 9% मीन 9/100। ओके, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक शीट में सॉल्व करके बताता हूँ इसको भी। देखो यहाँ पे जो है 9/100 को हम लोग 45,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये 20 ऊपर नीचे से कट जाएगी, तो 450 × 9। अगर हम लोग 450 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 0 0, देन 9 5 45 का 5, यहाँ पे 4 कैरी करेंगे, देन 9 4 36, 36 में हम लोग 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो कितना आ रहा है 4050, 4050। ओके, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 4050। तो ये हो जाएगा 4050, मतलब 4,050 रुपीज़ जो है CGST हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। देखो मैं फिर से स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर। तो फर्स्ट बॉक्स भी हमने फिल कर चुके हैं, जो कि कितना हुआ था 5,000। देन यहाँ पे हमने 5,000 सब्ट्रैक्ट किए तो 45,000 आ गया। फिर यहाँ पे रेट ऑफ जो GST है वो हमने 18% लिखा हुआ था क्वेश्चन में, वहाँ से लिख चुके हैं। देन 9%, देन हमने 45 का CGST निकाले 9%, तो हमें कितना मिला यहाँ पे 4050। ओके, यहाँ पे ऐसा 9/100 आपको लिखना पड़ेगा, तो ये मिल गया हमको 4050। ओके, चलो अब यहाँ पे लास्ट में अमाउंट ऑफ लैपटॉप फाइंड करने बोला है उसने, टोटल अमाउंट ऑफ लैपटॉप। तो क्या करना पड़ेगा हमें 45,000 प्लस 4050 प्लस 4050। ओके,
ये तीनों को ऐड करेंगे तो हमको फाइनल जो है टोटल अमाउंट पता चल जाएगा, टोटल उस लैपटॉप का अमाउंट कितना था। ठीक है, तो तीनों को एडिशन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं रफ में फिर से आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। यहाँ पे 45,000 में 4050 टू टाइम्स हमको ऐड करना है। ओके, क्योंकि CGST SGST दोनों है उसमें। ओके, तो ये हो जाएगा 0, 5 + 5 10 का 0, 1 कैरी करेंगे, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। देन ये 4 + 4 8 + 5 हो जाएगा, 13 का 3 1 कैरी करेंगे और ये 5। तो टोटल जो अमाउंट आ रहा है लैपटॉप का 53,100 आ रहा है। ओके, चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं 53,100 रुपीज़। इस तरह से आपको ये एक्टिविटी को सॉल्व करने हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे टोटल 6 बॉक्सेस है एक्टिविटी 3A में, है ना। 1 2 3 4 5 6, ये 6 बॉक्सेस आपको प्रॉपर फिल करने हैं, तभी आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे स्टार्ट करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 3A का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एक्टिविटी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3A का सेकंड क्वेश्चन दिया अपने पास में, वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² + 2m + k = 0 इज -7/5। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हम लोग फाइंड करते हैं, उसमें से एक रूट कितना दिया है -7/5। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो k दिख रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस k की वैल्यू हमको फाइंड करने बोला जा रहा है यूजिंग एक्टिविटी। ओके, तो ये सॉल्यूशन में एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को मैंने ऑलरेडी देखो शीट पे लिख चुका है, आप देख सकते हैं। अब हमको यहाँ पे बराबर प्रॉपर ये 6 बॉक्सेस जो है ये फिल करने हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास में रूट क्या दिया है -7/5। तो -7/5 सॉल्यूशन में दिया हुआ है, -7/5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² + 2m + k = 0। ओके, देन यहाँ पे ये पूरा एक्टिविटी ऑलरेडी आपके मैंने क्वेश्चन से लिखे है। ओके, ये मैंने कोई अपने पास से नहीं लिखा है, जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखा है मैंने। ठीक है, तो पुट m = -7/5 इन द इक्वेशन। हमें क्या करना है यहाँ पे, ये फर्स्ट बॉक्स जो है यहाँ पे -7/5 लिखना है। ठीक है, फर्स्ट बॉक्स में -7/5 आ जाएगा। ओके, फिर +2 इंटू यहाँ पे -7/5 आएगा सेकंड बॉक्स में। फर्दर इसको आप सॉल्व करना है बराबर अच्छे से। अब देखो यहाँ पे ये 5 के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है -7/5 का स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे रफ में -7/5 का होल स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे रफ में हम लोग सॉल्व करेंगे -7/5 होल स्क्वायर और उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो ये 5 एज इट इज पहले लिख लेते हैं। देन -7/5, -7 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 49, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो हमें क्या मिल रहा है 49/5, सॉल्व करने पे 49/5। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना चाहिए 49/5। ओके, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 49/5, 49/5 आ जाएगा। उसके बाद में इसको भी सॉल्व करके यहाँ पे बॉक्स में उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखना है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 है पॉजिटिव, है ना, और ये -7 दिख रहा है, तो 2 इंटू -7 हो जाएगा -14। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना चाहिए -14/5, -14/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 49/5 प्लस -14/5 प्लस k = 0। अब इसको सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट आपको एक सिंगल वैल्यू लिखनी है यहाँ पे 49/5 -14/5। चलो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं आगे। एक काम करते हैं, यहाँ पे शीट में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे शीट में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 49/5 -14/5, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख देंगे। 49 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमको करीब मिल जाएगा 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा 35। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा सॉल्व करने पे। देन यहाँ पे देखो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, 7 को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे इक्वल टू के, तो ये बन जाएगा -7। इस तरह से आपको जो ये है 6 नंबर के बॉक्स में मिल जाएगा -7। ऐसे टोटल आपको 6 बॉक्सेस फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस पे आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 भी। तो देखिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी दिख रहा है, सॉल्व एनी 2 सब क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 4 क्वेश्चंस गिवन होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें से 4 में से हमको एनी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड कर रहा हूँ, फिर एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद में क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। देखो 2 नंबर्स डिफर बाय 3। ओके, वो क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि 2 नंबर है जिसका डिफरेंस कितना होता है 3 है। ठीक है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। तो जो भी कंडीशन यहाँ पे दी है ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर के बीच में बताया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर के लिए एक वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, एक्स और वाई वेरिएबल। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे लेट एक्स बी द ग्रेटर नंबर, लेट एक्स बी द
greater number and y be the smaller number, y be the smaller number। इस तरह से हमने x और y को कंसिडर कर लिए ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर से, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए फिर से एक बार बता देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, यानी टू नंबर्स का डिफरेंस कितना है, 3 है। तो टू नंबर्स ऑलरेडी हमने x और y ले लिए है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, ओके। क्योंकि दो नंबर के बीच का डिफरेंस 3 बोला है उसने, तो हमने ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना लिख दिए, 3 लिख दिए। फिर यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, फिर से देखते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर, ठीक है। द सम ऑफ ट्वाइस, तो सम बोल रहा है, सम के लिए तो प्लस साइन प्लेस करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। द सम ऑफ, उसके बाद में बोल रहा है आगे में द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, बताओ हमने स्मॉलर नंबर के लिए क्या वेरिएबल लिए थे, वाई लिए थे, तो यहाँ लिखेंगे ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस द ग्रेटर मतलब 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इस तरह से ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 मिला हमें, जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग, और सेकंड इक्वेशन मिल रहा है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19। इस तरह से ये 2 इक्वेशन मिल रहे हैं, और ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, ओके। अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, जैसे हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़े थे क्लास 10 में चैप्टर नंबर 1 में, है ना। वो मेथड से हमको इस क्वेश्चन में x और y की वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि फाइंड द नंबर्स बोला है उसने, ओके। तो देखो जो भी इजी है, x या तो फिर y को एलिमिनेट कर लो अपने हिसाब से, जो भी आपको इजी लग रहा है। यहाँ पे देखो माइनस वाई दिख रहा है, यहाँ पे प्लस 2y दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। तो 2 से हमको मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 3 के सभी टर्म्स को, तो ये 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y एंड 2 3 = 6। अब ये न्यू इक्वेशन 3 मिल गया हमें, ठीक है। अब इक्वेशन 1 से हमने इक्वेशन नंबर 3 न्यू बना लिया है। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के बीच में जो भी है कैलकुलेशन करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस 2y दिख रहा है, यहाँ पे माइनस 2y दिख रहा है। अगर हम लोग 2 और 3 इक्वेशन के बीच में एडिशन कर लेते हैं तो y टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं आगे में एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो इक्वेशन नंबर 2 को पहले लिख लेते हैं, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19। देन इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास में है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 6। ऐड करेंगे 3x प्लस 2x हो जाएगा 3x प्लस 2x हो जाएगा 5x। देन ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे टर्म्स y के, और 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, ओके। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू 25/5 विच इज़ इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू हमको यहाँ पे कितनी मिल रही है, 5 मिल रही है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इक्वेशन 1 जो भी दिया था क्वेश्चन उसमें, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन 1 हमने लिखे, उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 लिखे, है ना। देन उसके बाद में y के टर्म को एलिमिनेट करने के लिए हमने y के कोएफिशिएंट को सेम बना है ना। देन उसे ऐड कर लिए इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को, तो हमें x की वैल्यू 5 मिल गई। चलिए नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं आगे में पुट x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हमारे पास में ऑलरेडी दिया था x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे x का जगह 5 आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे माइनस वाई और यहाँ पे 3, ओके। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 5, देयरफॉर माइनस वाई इक्वल्स टू -2। दोनों साइड से माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें y की वैल्यू मिल जाएंगे 2, ठीक है। इस तरह से आपको x और y फाइंड करना है। और उसने क्या बोला था लास्ट में, देखो क्वेश्चन में फाइंड द नंबर्स पूछा है उसने, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 एंड 2, क्योंकि हमने पहले ग्रेटर नंबर को x वेरिएबल से कंसिडर किए थे। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 एंड 2। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन नंबर 3B का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3B का सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3B का सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सचिन इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। In the first year, he invested 5,000. In the second year, he invested 7,000. And in the third year, he invested 9,000 and so on. Find the total amount that he invested in 12 years. ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि सचिन ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है एवरी ईयर। जैसे कि फर्स्ट ईयर उसने 5,000 इन्वेस्ट किया है, सेकंड ईयर 7,000 इन्वेस्ट किया है, थर्ड ईयर 9,000 इन्वेस्ट किया है। इस तरह से पूरे 12 ईयर्स तक के उसने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है। ठीक है, और हमें ये पूछा गया है कि टोटल 12 ईयर्स में टोटल जो अमाउंट है उसका वो कितना होगा, उसने टोटल कितना इन्वेस्ट किया है आफ्टर 12 ईयर्स, वो हमको पता करना है। ठीक है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है ये एपी का है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3B का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3B का सेकंड क्वेश्चन है। ओके, यहाँ लिखेंगे सचिन इन्वेस्टेड, इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ पर Sachin invested 5,000 in the first year, rupees 7,000 in the second year, rupees 9,000 in the third year, जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द थर्ड ईयर, एंड सो ऑन। ओके, इस तरह से हमने लिख लिया है थोड़ा। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, जैसे कि एपी आपको पता है, आप देख सकते हैं ये 5,000 दिख रहा है, ये 7,000 दिख रहा है, 9,000 दिख रहा है, सभी अमाउंट में 2,000 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कॉमन जो डिफरेंस है वो 2,000 आ रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे सॉल्व करके बताना पड़ेगा। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है T1, यहाँ लिखेंगे A इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू 5,000। ओके, देन T2 जो है वो हो जाएगा 7,000, देन T3 जो है वो हो जाएगा 9,000, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, हम लोग यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे D इक्वल्स टू T2 माइनस T1। तो T2 हमारे पास में 7,000 है, उसमें से हम लोग 5,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे T1 की वैल्यू, तो हमें मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस 2,000। ओके, कॉमन डिफरेंस हमको क्या मिल जाएगा, 2,000 मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है 5,000, और जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें क्या मिल रहा है 2,000 मिल रहा है। ठीक है, अब हमको टोटल 12 ईयर्स में उसने कितने पैसे इन्वेस्ट किया है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे SN वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स वाला, जो कि होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हम लोग टोटल 12 ईयर्स का उसका इन्वेस्टमेंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं वी हैव फॉर्मूला, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं वी हैव फॉर्मूला SN इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो देखो हमें टोटल 12 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे n की जगह 12 आ जाएगा, यहाँ पे भी 12/2 आ जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 2 इंटू ए मीन्स फर्स्ट टर्म कितना था हमारे पास है 5,000 प्लस n-1 मतलब 12-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना मिला था हमें 2,000। अब बराबर इसको सॉल्व करना है अच्छे से, बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए। ओके, देखो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 5,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000। ओके, देन यहाँ पे 12-1 11 हो जाएगा, और 11 को मल्टीप्लाई करना है 2,000 से। ये 10,000 को एज इट इज लिखते हैं पहले, 6 इन ब्रैकेट 10,000 प्लस 11 2 = 22, और यहाँ पे ये 1000 यानी 22,000। अब 22,000 में हम लोग 10,000 ऐड करेंगे, तो ये हमको मिल जाएगा 32,000। ओके, 32,000। अब 32,000 में से हमको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं थोड़ा यहाँ पे रफ में बता देता हूँ। 32 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में 30 उसमें लगा देंगे। ओके, 6 2 ये हो जाएगा 12 का 2 1 कैरी करेंगे, 6 3 18 + 1 19, और यहाँ पे 000 जो कि लिखे हुए, तो ये हो जाएगा रुपीज़
1,92,000, S12 इक्वल्स टू 1,92,000। तो इतने पैसे उसने टोटल 12 ईयर्स में जो है इन्वेस्ट किया है। ठीक है, लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। देयरफॉर जो भी क्वेश्चन ने पूछा है वो स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। देखो क्या बोला था उसने लास्ट में क्वेश्चन में, फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सचिन invested 1 lakh rupees 1,92,000 in 12 years, 12 years, in 12 years। इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3B का थर्ड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3B का थर्ड क्वेश्चन अपने पास में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देयर आर 6 कार्ड्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में 6 कार्ड है बोल रहा है वो। टोटल 6 कार्ड है, 6 कार्ड्स है। ईच बियरिंग अ नंबर फ्रॉम 0 to 5, और सभी कार्ड के ऊपर 0 से लेके तो 5 तक के नंबर लिखे, जैसे कि 0 1 2 3 4 5। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो नीचे में जो इवेंट्स दिए है उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करने बोल रहा है। तो थोड़ा सा इसको फ्रेम करके हमको लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, एक बॉक्स में 6 कार्ड है बोल रहा है वो। ठीक है, और हर एक कार्ड के ऊपर 0 से लेकर तो 5 तक के, मतलब 0 1 2 3 4 5 एट सिंगल नंबर लिखे हुए हैं। उसके बाद में फर्स्ट जो इवेंट है, द नंबर ऑन द कार्ड इज अ नेचुरल नंबर। ओके, तो नेचुरल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक कार्ड के ऊपर नेचुरल नंबर जो है आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। उसके बाद में द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज अ होल नंबर। तो होल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये दो अलग अलग चीजें हमको फाइंड करनी है ना। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं आंसर शीट पे। यहाँ पे लिखेंगे फ्रेम करके, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, देयर आर 6 कार्ड्स in a box, each bearing a number from 0 to 5, सैंपल स्पेस लिखेंगे। देयरफॉर सैंपल स्पेस S इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 एंड 5। ये हमने सैंपल स्पेस लिख ली है। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स भी लिख लेते हैं, N ऑफ S। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, टोटल 6 हो जाएगा ये नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। ओके, इस तरह से। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे इवेंट, जो भी इवेंट ए है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, यहाँ पे मैं इस तरह से नंबर डाल देता हूँ क्योंकि उसमें नंबर 1 लिखा हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे लेट इवेंट कंसीडर कर लेते हैं उसे। यहाँ लिखते लेट इवेंट ए, है ना, लेट इवेंट ए। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके लिए हम लोग इवेंट ए ले लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसी का सब क्वेश्चन, उसके लिए हम लोग इवेंट बी ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे इवेंट ए मैंने कंसीडर कर लिया, और यहाँ पे लिखेंगे इसे द नंबर ऑन द कार्ड drawn is a natural number। ओके, चलिए तो यहाँ पे इवेंट ए में कौन से नंबर्स आएंगे वो हमको देखना पड़ेगा। नेचुरल नंबर बोल रहा है वो, है ना। नेचुरल नंबर कौन से 1 से स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग नंबर्स 1 to 5 हमको लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारा इवेंट ए सेट फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए कितना है, टोटल 5 हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी इवेंट ए की। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला P ऑफ ए इक्वल्स टू N ऑफ ए अपॉन N ऑफ S। ओके, तो N ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 5, और N ऑफ S कितना है, 6 है, देख सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा 5/6। तो जो भी हमने इवेंट ए कंसिडर किए थे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 5/6 आ रही है। यानी नेचुरल नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये जो हमने यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखे हैं, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट जो हमारा इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ रही है, 5/6 आ रही है। मतलब नेचुरल नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 5/6 आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी के बाद का सेकंड पार्ट, है ना। मैं नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए यहाँ पे इसे इवेंट बी से हम लोग नाम दे देते हैं, लेट इवेंट बी। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप,
दिया है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में, द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज अ होल नंबर। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग द नंबर ऑन द कार्ड इज अ होल नंबर, चलो ठीक है। इस तरह से इवेंट भी हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब हमको देखना है ये जो हमारा सैंपल स्पेस है, देखिए ये जो हमारा सैंपल स्पेस है, इस सैंपल स्पेस में होल नंबर कौन से, तो होल नंबर तो पूरे ही है क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा देयरफॉर इवेंट बी में सभी नंबर्स आ जाएंगे 0 to 6, 0 to 5, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये पूरे के पूरे नंबर्स होल नंबर्स में आ जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी इक्वल्स टू 6। चलो अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं होल नंबर की। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर P of B equals to N of B upon N of S, ओके। तो N of B की वैल्यू कितनी है 6 है, N of S हमारे पास ऑलरेडी 6 था, 6 अपॉन 6 कितना हो जाएगा 1, तो P of B कितना हो जाएगा 1, होल नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 है, ओके। इस तरह से ये इसका सेकंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्व समझ में आया होगा। हम लोग अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए स्क्रीन पे आपको देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ क्वेश्चन। क्या दिया क्वेश्चन में रीड करते समझते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं, ओके। ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पे एक हिस्टोग्राम बनाना है जो भी अपने पास में गिवन टेबल है उसको यूज करके, ओके। फर्स्ट कॉलम दिया है टेबल में हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर, जैसे आप देख सकते हैं 135 to 40, 140 to 145 एंड सो ऑन 150 to 155। वैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं 4, 12, 16, 8। इसका मतलब ये हो रहा है कि 135 से लेकर 40 जो स्टूडेंट्स की हाइट है सेंटीमीटर में, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं 4। वैसे ही 140 से 145 सेंटीमीटर जिनकी हाइट है ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं 12। वैसे ही 145 से 150 सेंटीमीटर हाइट वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 16 एंड सो ऑन। इस तरह से डेटा दिया है 2 कॉलम्स में। इसका हमको क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। तो देखो हिस्टोग्राम के लिए मैं आपको यहाँ पे ग्राफ पेपर शो करके बता रहा हूँ। देखो इस तरह से यहाँ पे जो स्केलिंग वगैरह करनी है आपको प्रॉपर, ये मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3B का फोर्थ का सोल्यूशन है ये। आप यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे, है ना। अब देखो हमारा जो ग्राफ है और ग्राफ का जो हिस्टोग्राम है वहां पे जो आप देख सकते हैं जो क्लासेस है वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, इस वजह से यहाँ पे क्रिंक मार्क आएगा, ओके। यहाँ पे आपको क्रिंक मार्क मेंशन करना पड़ेगा और उसके बाद में आप यहाँ पे लिखोगे 135, देन यहाँ पे 140, देन 145, देन 150, देन 155। और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर, है ना। जो स्टूडेंट्स की हाइट है वो हम लोग एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग ले रहे हैं वाई एक्सिस पे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है 4, 8, 12, 16 एंड 20, ओके। और यहाँ पे आपको स्केल भी बराबर मेंशन करना पड़ेगा। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 स्टूडेंट्स। आप लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, और आपको लिखना ही है, ये कंपलसरी है, ओके। तो ये एक्सिस मेंशन कर लिए हमने, स्केल मेंशन कर लिए, देन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, ओके। देन उसके बाद में यहाँ पे हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स आ गया एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलो अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर हिस्टोग्राम बनाएंगे जो जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग, ओके। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ पेज को। चलिए तो देखिए यहाँ पे पहला जो वैल्यू दिया हुआ है ना, सॉरी छोटा सा कैमरा शेक हो गया ना, हाँ 135 to 140 4 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे। यहाँ पे आपको प्रॉपर पेंसिल यूज़ करना है, आपको दिखाने के लिए मैं ये ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ ताकि आपको ठीक से विजिबल रहेगी, ओके। 4 स्टूडेंट्स दिया हुआ है तो यहाँ पे 4 हम लोग इस तरह से आपको बनाना है, ओके। चलिए उसके बाद में सेकंड क्या दिया हुआ है देख सकते हैं आप 140 to 145। फिर से आपको क्वेश्चन पेपर पर मैं शो कर रहा हूँ 140 to 145 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आगे चलेंगे, ये 140 to 145 के लिए हम लोग लेंगे 12 यहाँ पे है, देखो आप देख सकते हैं 12, इसको यहाँ तक के हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके। प्रॉपर स्केल वगैरह यूज़ करेंगे आप, स्केल यूज़ करके प्रॉपर बनाना है हमको, ठीक है। उसके बाद में थर्ड जो है वो क्या दिया 145 to 50 16, तो इसको 16 तक के लेके जाना है। इसको 16 तक के लेके जाना है, इसको ऐसा ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे प्रॉपर लाइंस वगैरह बनानी है आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद में लास्ट वाला जो है 150 to 155 8, इसको 8 तक के लेके जाना है। इसकी जो हाइट है वो 8 है, ओके। तो ये देखो ये आप देख सकते हैं 8 है, यहाँ पे इसको प्रॉपर अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे।
तो ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। ओके, इस तरह से आपको हिस्टोग्राम बनाना है, इस पे आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3B का ये 4th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको चाहिए तो, इस तरह से वीडियो को पॉज करके। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिख रहा है, सॉल्व एनी 2 सब क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल हमारे पास में 3 क्वेश्चंस गिवन होते हैं 4 मार्क्स के, और वहाँ पे हमको एनी 2 सॉल्व करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोग रीड करते हैं, समझते हैं, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द सम ऑफ 2 रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 7। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। तो कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बोल रहा है वो, है ना। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का जो सम है वो कितना है, 7 है। यहाँ पे देखो क्लियर मेंशन किया है, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 7 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 91। ओके, तो जो रूट्स है उन रूट्स के क्यूब्स का अगर सम करते हैं तो वो कितना आ रहा है, 91 आ रहा है। एंड फाइंड द इक्वेशन, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको फाइंड करना है। ओके, आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्या बोला है, क्या गिवन है, क्या फाइंड हमको करना है। ओके, तो 2 रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 2 रूट्स जो है उनका सम 7 आ रहा है, और उन्हीं 2 रूट्स के क्यूब्स का एडिशन कितना हो रहा है, 91। तो हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने बोला है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो रूट्स है उन रूट्स को पहले अल्फा और बीटा से कंसिडर कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। ओके, चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सॉल्यूशन। ओके, यहाँ लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of quadratic equation, be the roots of quadratic equation। ओके, फिर यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन जो भी दी हुई है उसके अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन से क्या पता चल रहा है, उसने जैसे नहीं बोला है कि दोनों का अगर सम कर दे तो सम कितना आ रहा है, 7, है ना। द सम ऑफ 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 7। ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, अल्फा + बीटा = 7। ओके, उसके बाद में सेकंड इक्वेशन पता चल रहा है। देखो सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में बोल रहा है वो α³ + β³। ओके, देखो लिखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी। ओके, देखो फिर से एक बार बता देता हूँ मैं, सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 91। तो यहाँ लिखेंगे α³ + β³ = ये हो रहा है 91। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट कर लेते हैं। ओके, इक्वेशन 1 हमें α + β 7 मिल रहा है, इक्वेशन 2 हमें α³ + β³ = 91 मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक फार्मूला यूज़ करना है α³ + β³ के लिए। एक फार्मूला अपने पास ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है। ओके, तो देखो यहाँ पे लिखते हैं, सिंस α³ + β³ = α + β इन ब्रैकेट, इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इन ब्रैकेट α + β होल क्यूब -3 अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला हमारे पास में ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेसन में। ओके, α³ + β³ = α + β इन ब्रैकेट α + β होल स्क्वायर -3 इंटू अल्फ़ा बीटा। ओके, अब α + β की तो वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 से, ये मिल जाएगा। α + β यहाँ पे पुट कर सकते हैं 7, यहाँ पे भी 7 पुट कर सकते हैं, और α³ + β की भी वैल्यू 91 दी हुई है। तो यहाँ से हम लोग α + β की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 से इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को हम लोग 3 से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी 91 है, तो यहाँ लिखेंगे 91 = α + β 7 है हमारे पास में, और यहाँ लिखते हैं इन ब्रैकेट 7² बिकॉज यहाँ पे α + β का स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर 3 इंटू अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 91 के नीचे मैं 7 को जो है लेके आ जाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लायर है 7, उधर जाकर डिवाइजर बन जाएगा। 91 के नीचे आ जाएगा वो डिवीज़न में, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 अल्फ़ा बीटा। फिर यहाँ पे 91 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा, है ना। 13 7 से 91 होता है, यहाँ लिखेंगे 49 देन -3 अल्फ़ा बीटा।
अब ये 49 को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो ये बन जाएगा -49 + 13 इक्वल्स टू -3 अल्फ़ा बीटा। ओके, इस तरह से इक्वेशन मिलेगा हमें। अब 49 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्दर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं इसे। तो देखो लास्ट पेज पे जो हमारा इक्वेशन मिला था वो हमें मिला था -49 + 13 इक्वल्स टू -3 अल्फ़ा बीटा। ओके, 49 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 36, साथ में माइनस साइन, बिकॉज जो ग्रेटर नंबर है 49 उसके आगे माइनस साइन लगा हुआ है, तो हमें -36 लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा -3 अल्फ़ा बीटा। दोनों साइड से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमें मिलेगा 36 अपॉन 3 को इधर लेके आएंगे, अपॉन में आ जाएगा 3 इधर 36 के, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, देन ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 12। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 12। ये रिक्वायर्ड थी हमको एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जो फॉर्मूला है उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब वो फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वी हैव फॉर्मूला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्म करने का फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ऑलरेडी 7 अपने पास में दिया हुआ था, यहाँ लिखेंगे प्लस साइन, अल्फ़ा इंटू बीटा देखो 12 मिला है हमें, तो ये 12 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लास्ट में लिख सकते हैं आप दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, श्रीमती तेजस्विनी परचेज 100 shares of face value ₹80. When the market value is ₹900, she paid brokerage at the rate of 0.5% and 18% GST on brokerage. Find the following. ओके, तो हमारे पास में यहाँ पे 100 शेयर्स के बारे में बात हो रही है। ओके, 100 शेयर्स जो है परचेस किया गया किसके थ्रू, श्रीमती तेजस्विनी के थ्रू। ओके, जिसकी फेस वैल्यू कितनी थी 80 रुपीज़ थी और मार्केट वैल्यू कितना है 900 रुपीज़। ब्रोकरेज रेट दिया है अपने पास में 0.5% एंड जीएसटी पर रेट जो है वो 18% गिवन है। इस तरह से इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। अब देखो क्या फाइंड करने बोल रहा है, फाइंड द फॉलोइंग में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स। तो 100 शेयर्स के लिए कितना अमाउंट पे किया गया है वो हमको फाइंड करना है ना। तो देखो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, वन बाय वन सब चीजें क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन टोटल 4 दिए हुए इसमें, यानी सेकंड में ही 4 अलग अलग 4 अलग अलग पार्ट दिए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ऐसा सॉल्यूशन करके लिख लेता हूं मैं। ओके, चलिए जो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो गिवन हमारे पास में क्या है इस क्वेश्चन में, गिवन हमारे पास में है फेस वैल्यू। ओके, फेस वैल्यू रुपीस दिया हुआ है 80। ओके, उसके बाद में मार्केट वैल्यू रुपीस दिया हुआ है 900। ओके, ये दो चीजें अपने पास में गिवन है। उसके बाद में ब्रोकरेज रेट दिया हुआ यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, ब्रोकरेज रेट इक्वल्स टू 0.5% एंड लास्ट में जीएसटी रेट दिया हुआ है, जीएसटी इक्वल्स टू 18%। इस तरह से ये 4 अलग अलग चीजें क्वेश्चन में गिवन है ना। फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। ये हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन हो गया, जो गिवन पार्ट है वो हमने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो उसने नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स बोला है। तो यहाँ लिखेंगे नेट अमाउंट, यहाँ लिखेंगे नेट अमाउंट फॉर 100 shares, net amount for 100 shares equals to number of shares into market value per share, market value per share। ओके, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे पास में 100 है, 100 परचेस किए थे उन्होंने शेयर्स, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग मार्केट वैल्यू पर शेयर से, जो कि 900 है। तो 900 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90,000। ओके, 90,000। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर नेट अमाउंट
देयरफॉर नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स इज ₹90,000। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर इज ₹90,000। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। चलिए इसी का सेकंड पार्ट करते हैं अब। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है उसने हमें ब्रोकरेज पेड ऑन सम इन्वेस्टेड। ओके, तो यहाँ पे ब्रोकरेज कितना पे किया गया है वो हमको फाइंड करना है। तो हम लोग नंबर 2 पे यहाँ पे लिखते हैं ब्रोकरेज, यहाँ लिखते हैं ब्रोकरेज इक्वल्स टू ब्रोकरेज रेट इनटू नेट अमाउंट इनटू नेट अमाउंट। तो नेट अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट जो 90,000 है उसको 0.5% से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ब्रोकरेज रेट से। तो यहाँ लिखेंगे 0.5% लिख सकते हैं आप, इनटू नेट अमाउंट कितना है 90,000 का हमको 0.5% निकालना है। ओके, तो 0.5% मीन्स 0.5 अपॉन 100 इंटू 90,000। चलो इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। देखो कैंसिल आउट हो जाएंगे 20 ऊपर नीचे से, और क्या रहेगा 0.5 इंटू 900। 0.5 इंटू 900, 0.5 को 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको सॉल्व करने पे मिल जाएगा 450 रुपीज़। तो यहाँ लिखेंगे ब्रोकरेज, ये ब्रोकरेज हो गया, ब्रोकरेज अमाउंट हो गया। ओके, चलो लास्ट में स्टेटमेंट में आप ऐसे लिख सकते हो देयरफॉर ब्रोकरेज पेड ऑन सम इन्वेस्टेड इज ₹450। ठीक है, ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 3, उसी का थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड नंबर पे हमें फाइंड करना है जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज। आप देख सकते हैं, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर शो कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज। ब्रोकरेज जो है फाइंड करना है, जीएसटी फाइंड करना, जितना ब्रोकरेज के ऊपर कितना जीएसटी पे किया गया है वो फाइंड करना है एक्चुअली। तो यहाँ लिखेंगे जीएसटी इक्वल्स टू जीएसटी रेट इनटू ब्रोकरेज। ब्रोकरेज थोड़ी देर पहले ही निकाले हम लोग सेकंड पार्ट में, उसके वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर जीएसटी रेट से। तो जीएसटी रेट कितना है 18% है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रोकरेज से, और ब्रोकरेज कितना फाइंड किए थे हमने 450 रुपीज़। तो 18% मीन्स हो जाएगा 18 अपॉन 100, और ये है 450। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 10, ये 5 9 45। उसके बाद में 18 अपॉन 2 आ रहा है, इंटू 9 आ रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा 2 9 18 विच इज इक्वल टू 9 इंटू 9 मतलब 81। ओके, तो यहाँ लिखेंगे जीएसटी इक्वल्स टू ₹81। लास्ट में लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इस तरह से आप लिख सकते हैं जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज इज ₹81, इज ₹81। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं उसके लास्ट वाले पार्ट पे, टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स। तो 100 शेयर्स के लिए टोटल अमाउंट कितना पे किया गया है वो फाइंड करना है हमको। तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर 4 पे लिखेंगे टोटल अमाउंट, नंबर 4 पे लिखेंगे टोटल अमाउंट इक्वल्स टू नेट अमाउंट, यहाँ लिखना पड़ेगा हमको नेट अमाउंट जो था 90,000। ओके, उसमें ऐड करेंगे हम लोग ब्रोकरेज, उसमें ब्रोकरेज हमको ऐड करना पड़ेगा, और साथ साथ में जीएसटी ऐड करना पड़ेगा। ओके, चलो तीनों को ऐड कर लेते हैं। नेट अमाउंट है हमारे पास में 90,000। ठीक है, नेट अमाउंट यहाँ पर 90,000 लिख चुके हैं। उसके बाद में हमको ब्रोकरेज लिखना है, ब्रोकरेज 450 मिला था हमें, और उसके बाद में जो जीएसटी है वो है 81। इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये 90,000 यहाँ लिख देता हूँ मैं, 450 में 81 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 1 8 + 5 13 का 3 1 कैरी करेंगे, ये हो जाएगा 531। ओके,
450 को हम लोग ऐड करेंगे 81 से, तो ये बन जाएगा 531, तो ये हो जाएगा 90,531 रुपीज़। इस तरह से ये टोटल अमाउंट आ जाएगा। टोटल अमाउंट लिखेंगे इसको लास्ट में एक बार फिर से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लास्ट में लिख लेते हैं, देयरफॉर टोटल अमाउंट, देयरफॉर टोटल अमाउंट पेड फॉर, टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 shares, 100 shares is rupees 90,531। ये हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट के और 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे अब। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ये थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। द फॉलोइंग टेबल शोज द फंड्स कलेक्टेड बाय 105 स्टूडेंट्स फॉर फ्लड अफेक्टेड पीपल, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। तो हमें मीडियन ऑफ द डेटा फाइंड करना है। ये जो डेटा दिया हुआ है अपने पास में, इस डेटा का हमें मीडियन फाइंड करना है। ओके, तो मीडियन के फॉर्मूले की यहाँ पे बिल्कुल जरूरत पड़ने वाली है। ओके, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम दिया है, यहाँ पे क्लासेस दिए हैं 10 to 20 रुपीज के फॉर्म में, फंड रुपीज के फॉर्म में दिया हुआ है ना, फंड इन रुपीज, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। इस तरह से अलग अलग क्लासेस दिए हुए हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं 10, 37, 15, देन 20, देन 7, देन 8, देन 8। इस तरह से यहाँ पे 2 कॉलम्स दिए हुए हैं। तो इसके लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने टेबल ड्रॉ किया है ना। इस तरह से आपको टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड के सॉल्यूशन में, है ना। यहाँ पे पहला फर्स्ट टेबल क्लास आ जाएगा हमारा, जहाँ पे हम लोग फंड इन रुपीज लिखेंगे, उसके क्लासेस यहाँ पे लिख देंगे, जो भी क्लासेस 10 to 20 से लेकर तो 70 to 80 तक दिए हुए हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, 37, 15, 20, 7, 8, 8। उसके बाद में यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको सीएफ बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, है ना। तो ये कैसा निकालेंगे देखो बताता हूँ। ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम तो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन से लिख लिया है। ये थर्ड कॉलम कैसा मिलता है उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी का जो फर्स्ट वैल्यू है, ये एज इट इज आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का जो फर्स्ट वैल्यू है, आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में एज इट इज लिखनी पड़ती है। उसके बाद में ये 10 में हम लोग 37 ऐड करेंगे तो 47 मिल जाएगा। फिर 47 में 15 ऐड करेंगे तो 62 मिल जाएगा। फिर 62 में 20 ऐड करेंगे 82 मिल जाएगा। 82 में 7 ऐड करेंगे 89 मिल जाएगा। 89 में 8 ऐड करेंगे 97, 97 में 8 ऐड करेंगे 105, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास में कितने हैं, 105 है। यहाँ पे 105 लास्ट में आना चाहिए। ओके, यहाँ पे कैलकुलेशन बिल्कुल गलती नहीं करना, प्लस माइनस में जो भी है, ठीक है। तो इस तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये कॉलम बन जाता है। अब यहाँ पे हमको देखना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमारे पास में, 105 है, उसको हमको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं हम लोग, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 105 है, उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। ये n की वैल्यू होती है एक्चुअली कैपिटल N, जिसको हम लोग समेशन fi बोलते हैं, ओके। और इसकी वैल्यू कितनी है 105, 105 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमें 52.5 मिल जाएगा। ये 52.5 के बाद से ही सब चीजें हमको धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि मीडियन क्लास हो गया, है ना, उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, है ना, सब चीजें आगे में इसी के अकॉर्डिंग मिलती है, इसी के ऊपर से डिपेंड करता है। तो ये जो n/2 है कितना मिल गया 52.5। अब 52.5 जो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कॉलम है ना, ये जो कॉलम यहाँ पे दिख रहा है आपको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम दिख रहा है, इस कॉलम में आपको देखना है 52.5 के जस्ट ऊपर ग्रेटर नंबर कौन सा आ रहा है, तो ये आ रहा है 62, है ना, ये आ रहा है 62। तो ये 62 वाला जो हमारा रो है, ये हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास। ओके, ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। और जस्ट 62 के ऊपर में जो नंबर दिख रहा है वो हो जाएगा हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 47। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा 47 हो जाएगा, ठीक है। अब मीडियन क्लास में ये जो हमारा 30 to 40 है, ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा, है ना। अब मीडियन क्लास के लोअर लिमिट की जरूरत पड़ती है, जिसको मैंने यहाँ पे कैपिटल L से मेंशन किया है, देख सकते हैं आप। तो हमारा लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पे L यहाँ पे लिख देता हूँ, बोले ऐसे मेंशन कर लेते हैं 30, ओके। देन फ्रीक्वेंसी कितना है 15 है, और हमको एक और चीज फाइंड करनी पड़ती है H। यहाँ फिर से हम लोग एक बार लिख लेते हैं, भले आप टेबल पे भी लिख चुके हो, यहाँ पे हमने लिख चुके हैं, यहाँ फिर से एक बार लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको ये टेबल समझ में आया होगा, ठीक है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, मीडियन क्लास निकालने के लिए पहले आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 2 से डिवाइड करना है ना। 2 से डिवाइड किए 52.5 आ गया। 52.5 के जस्ट ऊपर वाला ग्रेटर नंबर देखना है, जो कि देखो इस कॉलम में 62 दिख रहा है ना, जस्ट ऊपर पहले नंबर। हालांकि 82 भी है, 89 भी है, 97 भी है, 105 भी है, लेकिन जस्ट पहले जो आता है 52.5 के जस्ट पहले जो आता है आगे वाला नंबर 62 वाला जो क्लास है वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। ये जो 15 है ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी,
लोअर क्लास लिमिट हमारा 30 हो जाएगा, मीडियन क्लास का जो भी लोअर क्लास लिमिट है ना। उसके बाद में सी एफ जो है जस्ट ये 62 के ऊपर वाला नंबर कितना हो जाता है, सी एफ हो जाता है। चलो अब इसकी सबकी वैल्यू जो है हमको मीडियन में जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग इसको नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं मीडियन का। यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस इन ब्रैकेट एन अपॉन 2 माइनस सी एफ होल अपॉन एफ इंटू एच। ओके, ये एच मतलब क्या होता है, विड्थ ऑफ द क्लास। ठीक है, विड्थ ऑफ द क्लास मतलब जैसे ये क्वेश्चन में क्लासेस दिए हुए हैं ना, 10 to 20, 20 to 30, तो सबके बीच का डिफरेंस क्या है, लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट के बीच का 10 है। तो जो हमारा जो विड्थ है वो कितना हो जाएगा, विड्थ ऑफ द क्लास जो है वो हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं एल की वैल्यू, एल हमारे पास ऑलरेडी 30 है, तो यहाँ 30 लिखेंगे प्लस इन ब्रैकेट एन अपॉन 2 कितना आया था 52.5 हमको मिला है, माइनस सी एफ हमारे पास में है 47 अपॉन एफ हमारे पास में 15 है, और एच हमारा कितना है 10 है ना। चलो बराबर सॉल्व करना है, पहले आप ये ब्रैकेट को सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 30 प्लस यहाँ पे 52.5 में से हम लोग 47 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमको करीब मिल जाएगा 5.5। ओके, देखो मैं आपको बता भी देता हूँ रफ में, 52.5 में से हम लोग 47.0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर ये 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो इसे 12 बना देते हैं, है ना। 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे इसे एक रिटर्न कर देंगे, 5 माइनस 5 0, कितना आ रहा है 5.5। 5.5 आ गया, अपॉन में यहाँ पे 15 है और यहाँ पे ये 10 है। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5 to 15, ये हो जाएगा 5 to 10, फिर उसके बाद में फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये 30 है। ठीक है, 5.5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा करीब 11, है ना। 5.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 हो जाएगा अपॉन 3, और 11 को 3 से आप डिवाइड करोगे तो आपको 3.666 इस तरह से नंबर मिलेगा, है ना। 30 प्लस 3.66 इस तरह से, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 30 प्लस 3.67, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 30 प्लस 3.67 को हम लोग 33.67 लिख सकते हैं। ओके, इस तरह से तो हमें मीडियन जो मिल रहा है वो मिल रहा है 33.67। यहाँ पे लिखते हैं मीडियन इक्वल्स टू 33.67, ये हमारा फाइनल मीडियन हो जाएगा जो हमको क्वेश्चन में फाइंड करने बोला था। लास्ट में स्टेटमेंट लिख लेते हैं, देयरफॉर द मीडियन ऑफ डेटा इज 33.67। चलिए, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, सॉल्व एनी वन सब क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 2 क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स के, उसमें से हमें एनी वन सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन अ स्कूल, स्टूडेंट यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे 2 कॉलम्स दिए हैं, फर्स्ट कॉलम में दिया है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जैसे कि बाइसिकल, उसके बाद बस, रेलवे, रिक्शा, है ना। उसके बाद परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे दिए 35, A%, 2A% एंड 20%। इस तरह से ये 2 अलग अलग कॉलम दिए टेबल में, है ना। देन क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड ड्रॉ द पाई डायग्राम। तो हमें 2 अलग अलग पार्ट में इस क्वेश्चन को फाइंड करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले वैल्यू ऑफ ए है ना, ए की वैल्यू फाइंड करनी जो यहाँ पे आपको दिख रही है क्वेश्चन में, और पाई डायग्राम फाइंड करना है ना, पाई डायग्राम बनाना है हमको, ड्रॉ करने बोला है वो। ठीक है, तो पहले ए फाइंड कर लेते हैं। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, ए फाइंड करने के लिए यहाँ परसेंटेज बोला है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो टोटल अगर देखा जाए तो 100% स्टूडेंट्स होंगे, उसमें से यहाँ पे ए और 2A दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 35A, 2A और 20 इन सभी को ऐड करेंगे और इक्वेट करेंगे 100 से। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखो फर्दर सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेता हूँ मैं इस तरह से। यहाँ पे लिखेंगे 35 प्लस A प्लस 2A प्लस 20 इक्वल्स टू 100। ओके, सभी को ऐड कर लेते हैं, ये 35 में 20 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 55। यहाँ पे A में ये 2A टर्म ऐड हो सकता है क्योंकि दोनों लाइक टर्म से वेरिएबल A दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 3A इक्वल्स टू 100। हम लोग 55 को राइट साइड में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3A इक्वल्स टू 100 माइनस 55, और 55 सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 में से तो ये आ जाएगा 45। तो 3A की वैल्यू कितनी मिल रही है 45, और अगर A फाइंड करने के लिए हम लोग देखेंगे
तो 45 को डिवाइड करेंगे 3 से। ओके, तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू हमको मिल जाएगी 15, है ना, 3 1 ज़ा 3, 3 15 ज़ा 45। इस तरह से हमको ए की वैल्यू मिल जाएंगी 15। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया सॉल्व, जहाँ पे उसने ए की वैल्यू फाइंड करने के बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग नीचे में, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ए इज़ 15, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ए इज़ 15। चलो ये तो हो गया। अब हमको पाई डायग्राम बनाना है। तो पाई डायग्राम बनाने के लिए पहले हमको डिग्री फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। पाई डायग्राम बनाने के लिए पहले हमको डिग्री फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग डिग्री फाइंड कर लेते हैं पहले, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने टेबल बनाया है जहाँ पे हमको सेंट्रल एंगल फाइंड करना पड़ेगा। डिग्री मतलब सेंट्रल एंगल फाइंड करना पड़ेगा हमको, ठीक है, पाई डायग्राम बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉलम लिखे हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बाइसिकल, देन बस, रेलवे, रिक्शा, देन परसेंटेज 35, देन ए की वैल्यू 15 मिली है हमें, तो 2a कितना हो जाएगा 13, है ना। उसके बाद में ये 20। तो यहाँ पर सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे तो देखो 35%, 35/100 × 360 हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आपको ये मिल जाता है करीब करीब 126 डिग्री, है ना। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको फर्स्ट जो सेंट्रल एंगल मिलता है ना, बाइसिकल का, वो मिलता है 126 डिग्री। उसके बाद में यहाँ पर जो है इसको फिर से आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 54 डिग्री। इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 108 डिग्री। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, है ना, इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 36 2 ज़ा 72 डिग्री। इस तरह से ये 4 अलग अलग आपको सेंट्रल एंगल मिलते हैं और इन सभी का एडिशन हमको कितना मिलना चाहिए, 360 डिग्री मिलना चाहिए। आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 360 डिग्री। अब बनाएंगे हम लोग, ये टेबल तो आपको ड्रॉ करना है, सेंट्रल एंगल फाइंड करके बताना है आंसर में, ठीक है। तो अब सेंट्रल एंगल फाइंड कर चुके हैं, अब सेंट्रल एंगल से हम लोग बनाएंगे पाई डायग्राम। तो देखो यहाँ पे मैंने इस तरह से ये सर्कल भी ड्रॉ कर लिया है। इस सर्कल में अब प्रॉपर हम लोग एंगल बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल में रेडियस, है ना। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे में फर्दर यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, एक ही बात है। पहले एक हम लोग इस तरह से रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमको डी की ज़रूरत पड़ेगी, ये डी रहा, है ना। इससे हम लोग डिग्री बनाते हैं। सबसे पहले बनाएंगे 126 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं 126 डिग्री, जो कि बाइसिकल का रहेगा। 126 डिग्री मतलब सीधी सी बात है, हमको ग्रेटर देन 90 डिग्री लेना पड़ेगा। ये आ गया 126 डिग्री। यहाँ पे देखो, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये 130 दिख रहा है, ये 120 दिख रहा है, ये 125 और ये 126। यहाँ पे मैं पॉइंट करता हूँ और यहाँ से मुझे इस तरह से इसको ड्रॉ करना पड़ेगा प्रॉपर। ओके, इसको यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा। ये 126 डिग्री का एंगल हो गया। यहाँ मेंशन कर देते हैं 126 डिग्री और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं बाइसिकल, जैसा दिया हुआ है। चलो उसके बाद सेकंड है 54 डिग्री, बराबर यहीं से हमको बराबर मेज़र करते चलना है। आप 54 डिग्री लेस दैन 90 डिग्री आएगा। ओके, 54 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा करीब। देखो ये 50 दिख रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये 50 डिग्री है। और यहाँ पे हमको ये 55 दिख रहा है, ये 54 आ जाएगा इस तरह से। चलो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं बराबर, डी से बना लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे मेंशन करेंगे ये 54 डिग्री है। ओके, और ये जो पार्ट है ये बस का पार्ट है, बस। ओके, चलो उसके बाद में थर्ड वाला जो है रेलवे 108। ओके, 108 मैंने सब टेबल पे, आप देख सकते हैं पॉज करके, मैंने सब टेबल पे मेंशन किया है। 108 डिग्री यहीं से स्टार्ट करते हैं। 108 डिग्री तो देखिए हम लोग यहाँ पे 108 डिग्री वाला पार्ट ड्रॉ कर चुके हैं। उसके बाद में अब लास्ट पार्ट रहेगा रिक्शा 72 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर 72 डिग्री ऐड करेंगे, मेज़र कर लेंगे ठीक से प्रॉपर। यहाँ पे हम लोग इस तरह से, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, एक ही बात है। वैसे तो लास्ट वाला पार्ट 72 डिग्री आना चाहिए, बस क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग के बाद। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 70 आ रहा है और उसके आगे ये 2 डिग्री मतलब 72 डिग्री, ठीक। तो यहाँ मेंशन कर देंगे 72 डिग्री। इस तरह से ये टोटल जो है 360 डिग्री हो जाएगा। और यही हमारा पाई डायग्राम है जो हमको ड्रॉ करने के लिए बोला था क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमने ए की वैल्यू 15 निकाले हैं और वैसे ही पाई डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। इतना आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसमें मेंशन करना पड़ेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देयर आर सम स्टूडेंट्स इन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में कुछ स्टूडेंट्स है। इफ़ वन स्टूडेंट गोज फ्रॉम ग्रुप ए टू ग्रुप बी, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ ग्रुप्स इज सेम, बट वन स्टूडेंट गोज फ्रॉम ग्रुप बी टू ग्रुप ए
then the number of students in group A becomes twice of group B. Find the number of students in each group. ठीक है, ये क्वेश्चन दिखने में कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अकॉर्डिंग सॉल्व होता है। ठीक है, जैसे हमने एलिमिनेशन मेथड से पढ़े थे, है ना, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे पहले इक्वेशन बनेंगे, ग्रुप ए ग्रुप बी के जो स्टूडेंट्स है उसको कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आगे हमें लिखेंगे क्वेश्चन के आंसर में, यहाँ पे सोल्यूशन में लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड। ओके, सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड सॉल्यूशन। ओके, चलिए यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप A be X and the number of students in group B बी वाई। इस तरह से ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो स्टूडेंट्स हैं उसको हमने एक्स और वाई वेरिएबल से कंसिडर कर लिया है। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई, देखो क्या बोल रहा है, फिर से एक बार मैं आपको स्क्रीन पे पेपर शो करता हूँ क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन को समझना है अच्छे से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इफ़ वन स्टूडेंट गोज फ्रॉम ग्रुप ए टू ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप ए से ग्रुप बी में एक स्टूडेंट शिफ्ट हो रहा है, तो ग्रुप ए हमारा क्या है, ग्रुप ए के स्टूडेंट्स को हमने क्या लिए, एक्स लिए हैं, उसमें से एक स्टूडेंट शिफ्ट हो रहा है मतलब -1 हो रहा है। ठीक है, और वो कहाँ पे जा रहा है, ग्रुप बी में जा रहा है। तो ग्रुप बी में जा रहा है तो ग्रुप बी के स्टूडेंट्स क्या कंसिडर किए हैं, वाई कंसिडर किए, उसमें 1 ऐड हो जाएगा। ये एक्चुअल में इसका मीनिंग है। ओके, x -1 इक्वल्स टू वाई प्लस 1। ग्रुप ए से एक स्टूडेंट जा रहा है जो ग्रुप बी में ऐड हो रहा है ना, और दोनों के ग्रुप के जो है बाद में क्या बोल रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, इफ़ वन स्टूडेंट गोज फ्रॉम ग्रुप ए टू ग्रुप बी देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ द ग्रुप इज सेम। ठीक है, अब सेम हो गया, इक्वेट हो गया। ठीक है, अब उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, जैसे हमने पढ़े स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। x ऑलरेडी लेफ्ट साइड में, y को लेके आते हैं, -y हो जाएगा। ये ऑलरेडी +1 लिखा हुआ है, ये -1 को उधर लेके जाएंगे, ये भी +1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x - y इक्वल्स टू 1 + 1 2। ये बन जाएगा इक्वेशन 1। ओके, x - y इक्वल्स टू 2, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो आसानी से ईजिली हम लोग निकाल चुके हैं। सेकेंड कंडीशन देखिए क्या दिया हुआ है, एक बार फिर से क्वेश्चन आपको रीड करके बताऊंगा और फिर हम लोग इक्वेशन यहाँ पे बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन देखो क्या लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 2 के कंडीशन में। ओके, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ द ग्रुप इज सेम, ये तो ठीक है, बट वन स्टूडेंट, देखो यहाँ पे लिखा है बट वन स्टूडेंट गोज फ्रॉम ग्रुप बी टू ग्रुप ए देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप ए बिकम्स ट्वाइस ऑफ ग्रुप बी। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे आ जाएगा x+1, अगर एक स्टूडेंट जो है ग्रुप बी का ग्रुप ए में जाता है, जैसे कि ग्रुप बी से एक स्टूडेंट ग्रुप ए में आया तो ये x+1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस द ग्रुप बी, 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप बी। तो देखो ऑलरेडी पहले यहाँ पे स्टूडेंट जा चुका है ना, तो +1 हो जाएगा ग्रुप ए में, और ग्रुप बी में से एक स्टूडेंट गया है, सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो y - 1 आ जाएगा, उसका 2 टाइप्स, है ना, ट्वाइस ग्रुप बी बोल रहा है वो। तो x+1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ y - 1। अब उसको फर्दर सॉल्व करते हैं, x+1 इक्वल्स टू 2 × y 2y और 2 × 1 ये 2। तो यहाँ पे लिखेंगे x, उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा -2y लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे -2 ऑलरेडी आप देख सकते हैं, 1 को उधर शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा +1। ओके, ये मिल जाएगा हमें -2 एंड +1 विच इज़ इक्वल्स टू -1, और ये मिल जाएगा x - 2y इक्वल्स टू -1। इस तरह से ये सेकेंड इक्वेशन मिलेगा हमें। अब बस आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन x - y इक्वल्स टू 2 मिला था, आप देख सकते हैं। सेकंड इक्वेशन x - 2y इक्वल्स टू -1 है। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखो x एलिमिनेट आसानी से हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे। चलिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1।
तो देखिए हमने यहाँ पे लिखे है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन नंबर 2 पहले लिख लेते हैं, जो भी दिया हुआ अपने पास में, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 एंड x माइनस 2y इक्वल्स टू -3। इस तरह से हमें इक्वेशन मिले थे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का माइनस साइन लिखा है, तो ये नीचे के टर्म्स के जो साइन है वो अपोजिट हो जाते हैं, है ना। ओके, जैसे ये x था तो -x हो गया, ये -2y है तो +2y हो जाएगा, ये -3 है तो +3 हो जाएगा। उसके बाद में ये जो है x के साथ में x कैंसिल आउट हो जाएगा, -y और +2y हो जाएगा ओनली y, और यहाँ पे 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 5 मिल रही है। ओके, अब ये y की वैल्यू फाइंड जो हमने किए है इसका यूज करेंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू 5, पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में हम लोग y की वैल्यू 5 पुट करते हैं। ओके, तो ये इक्वेशन 1 बन जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 2, देयरफॉर, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 + 5, देयरफॉर x इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने x और y की वैल्यू फाइंड की है, जहाँ पे हमको x 7 मिल रहा है और y 5 मिल रहा है। तो लास्ट में हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में देखो क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर, फाइनल स्टेटमेंट लिखना तो बहुत जरूरी है, देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, therefore the number of students in group A is 7 and the number of students in group B is 5। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट्स, मैथ्स 1 बोर्ड एग्जाम मार्च 2026 का पार्ट 2 सोल्यूशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ज्योमेट्री का भी पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग यहीं पे अपलोड करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।